नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना होंगे। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। भारतीय नाविकों पर अमेरिकी हमले पर भारत का सख्त रुख। डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से फोन पर बात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। तो वहीं ईरान ने कहा कि भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले बेहद शर्मनाक। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर सस्पेंस बरकरार। अरागची ने कहा कि अंतरिम समझौता लागू होने से पहले कोई परमाणु वार्ता नहीं। अमेरिका ने कहा कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी सख्ती से लागू। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में आज आंधी तूफान का अलर्ट। तो वहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना। और धर्मशाला में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। दोनों टीमें पूरे दमखम से साथ उतरेंगी मैदान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना होंगे और यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। पीएम कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इस मीटिंग में दोनों नेता भारत और फ्रांस के संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। नीस में दोनों नेता मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे और इस बड़े इवेंट में दुनिया भर के वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेने वाले हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। साल 1993 में आजादी मिलने के बाद ये पहली बार है कि जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जा रहा है। पीएम मोदी वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया के बाद यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी फ्रांस लौटेंगे और एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम वहां ग्लोबल साउथ के प्रमुख आवाज के तौर पर हिस्सा लेंगे। भारत के उभरते स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मंच पर नई पहचान देने की दिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट से जुड़े 2 रणनीतिक दस्तावेज जारी किए। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस विजन को आगे बढ़ाना है जिसके तहत भारत को ज्ञान के उपभोक्ता से ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के सृजनकर्ता राष्ट्र में बदलना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय स्टार्टअप, शोध संस्थानों और वैश्विक निवेशकों के बीच रणनीतिक साझेदारी का मंच बनेगा। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप को $3 ट्रिलियन से अधिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले वैश्विक निवेशकों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल में इनोवेटर्स ने पहले ही काफी दिलचस्पी दिखाई है। अब तक लगभग $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश संबंधी समझौते अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। जारी दस्तावेजों में देश भर से चयनित 120 हाई पोटेंशियल स्टार्टअप और IIT, IIS और प्रमुख संस्थानों की करीब 50 अत्याधुनिक रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत 14 से 16 जून तक फ्रांस के नीस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में 120 डीप टेक स्टार्टअप्स और 15 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान भाग लेंगे जो भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।
खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों पर अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई को लेकर भारत ने सख्त रुख इख्तियार किया है। भारत ने इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। एस जयशंकर ने लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें हमारे 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। व्यापारिक जहाजों पर इस तरह के जानलेवा हमले किसी भी हाल में सही नहीं ठहराए जा सकते। दरअसल 10 जून को अमेरिकी नौसेना के एक हमले में भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका की आलोचना हो रही है। ईरान दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप को खारिज कर दिया है कि जिसमें ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में एक भारतीय पोत पर हमले का आरोप लगाया गया था। भारत में ईरानी दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि ये हालिया घटनाओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूतावास का दावा है कि अमेरिका ने 1 सप्ताह के भीतर 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। ईरान ने इन घटनाओं को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। तो वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने मृत भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने की मांग की है और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नीट पेपर लीक मामले के बाद दोबारा आयोजित की जा रही नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और इसी सिलसिले में कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की डायरेक्टर जनरल के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 21 जून को होने वाली री नीट परीक्षा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था। टी.वी. सोमनाथन ने परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और सुचारू तरीके से आयोजित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। डॉक्टर सोमनाथन ने कहा कि नीट री एग्जाम की निष्पक्षता और संचालन में किसी भी तरह की बाधा या छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन मिलकर परीक्षा के सफल आयोजन के लिए काम कर रहे हैं और इससे पहले भी कैबिनेट सचिव विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इन बैठकों का मकसद बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और नीट की दोबारा परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ओर दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में बीती रात हुई तेज बारिश और आंधी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जिसमें बिहार, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। कुल मिलाकर देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून अब तेजी से सक्रिय होता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन अंतिम सहमति पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सरकारी प्रसारक
IRIB टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले सकता है। अरागची के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्ष युद्ध नहीं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम तथा प्रतिबंधों को लेकर दूसरे चरण की बातचीत शुरू होगी। उन्होंने साफ कहा है कि अंतिम समझौते के लागू होने से पहले परमाणु मुद्दे पर कोई नई वार्ता नहीं होगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान के साथ समझौता जल्द हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी पूरी सख्ती के साथ जारी है और अप्रैल से अब तक 139 जहाजों को मोड़ा गया है। और इस बीच अरागची ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन अपने अंतिम चरण में है और इसके मसौदे को लेकर अटकलों से बचना चाहिए। ऐसे में शांति समझौते की उम्मीदों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म हुआ है और ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। विश्व के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक हिमाचल धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। दोनों ही टीमों के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। वनडे में टीम इंडिया के आगे भले ही अफगानिस्तान का रिकॉर्ड कोई खास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस मैच में रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। डे नाइट पहले वनडे इंटरनेशनल मैच को लेकर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों बल्कि खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह है। धर्मशाला में देश भर सहित अफगानिस्तान से भी प्रशंसक दुनिया के बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल और कई अन्य भारतीय स्टार खिलाड़ी पहले ही धर्मशाला पहुंच चुके हैं और जिससे क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह और बढ़ गया है। और इस नज़ारे में कुदरत का अपना शानदार मंच भी 4 चांद लगा रहा है। तो वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एक दिवसीय मैच की बात करें तो अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 3 में जीत हासिल की है जबकि एक मैच टाई रहा है। और ऐसे में अफगानिस्तान अभी तक भारत के साथ एक दिवसीय मुकाबले में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाया है। और हमारे सांकेतिक समाचार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।